जानवी को छोड़ने के बाद विराज भी सीधा गुलमोहर गार्डन की तरफ निकल पड़ा था। रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन शालिनी अभी तक सोई नहीं थी। जैसे ही विराज ने विला की बेल बजाई, टोनी अंकल की जगह शालिनी ने दरवाजा खोला। विराज भाई साहब, जो जानवी के पपलू थे, उनके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं विराज कौन से ख्यालों में खोया हुआ था कि उसका ध्यान शालिनी पर गया ही नहीं। शालिनी के दरवाजा खोलते ही विराज के कदम अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज के चेहरे की मुस्कान देखकर शालिनी को अंदाजा हो गया था कि विराज किससे मिलकर आ रहा है, और तुरंत ही शालिनी ने तंज कसना शुरू कर दिया था। ओहो, क्या बात है, चेहरे पर बड़ी रौनक शौनक आई हुई है। लगता है राजा जी अपनी रानी से मिलकर आ रहे हैं। जैसे ही शालिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज एकाएक चौंक उठा, और तभी विराज का ध्यान शालिनी की तरफ गया। तुरंत ही विराज ने हल्का खांसते हुए कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? कल स्कूल नहीं जाना है? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि बड़ों के जैसे बात करो। चलो जाओ अपने रूम में। हल्की डांट के साथ विराज ने शालिनी को उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया था। भले ही आज विराज और जानवी ने एक दूसरे के साथ कम समय स्पेंड किया, लेकिन जितना भी किया वो बहुत अच्छा था। अब अगर समय की बात आ ही गई है, तो समय का पहिया कुछ इस तरह आगे बढ़ता चला गया, और 8 महीने कब और कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। 9th मंथ की शुरुआत हो गई थी, और इसी महीने की 25 तारीख को विराज को जिंदल परिवार के उन बूढ़े लोगों के सामने अपना पक्ष रखना था। क्या विराज 25 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार था? आइए देखते हैं। आज संडे है, लेकिन उसके बाद भी विराज ने राणेजा बिल्डिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जब सभी लोग उस मीटिंग रूम में आ गए, तब विराज ने बोलना शुरू किया। गाइस, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या हम 25 तारीख के लिए तैयार हैं? जी हाँ, वो हमारे शक्ति प्रदर्शन का ही दिन है। सो बी सीरियस, और अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे हमारे हर बिजनेस की डिटेल चाहिए। बस इतना ही। मैं चाहता तो ये सब जूम मीटिंग करके भी बोल सकता था, लेकिन इस महीने हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। सो कम ऑन गाइस, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अपने आप को और अपनी पूरी टीम को बूस्ट अप करने के बाद विराज ने उस दिन आधी रात तक काम किया। सारे अकाउंट्स, सारे एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, सभी पर विराज की नजर थी, और विराज राहत की सांस ले सकता था, क्योंकि उनका बिजनेस 10 गुना से काफी ज्यादा था। बस अब विराज को अपने बिजनेस के स्टॉक्स मेंटेन करके चलने थे, जिससे उसे कहीं पर भी नुकसान ना हो। अगर उसे नुकसान हुआ तो फिर विराज का बिजनेस उस शर्त में काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए 1 महीने पहले से ही विराज और जानवी बहुत सतर्क हो गए थे। अगले 1 हफ्ते तक विराज और जानवी ने सारे बिजनेस को अच्छे से जांचा और परखा। अब तक द हिल्टन्स कॉफी हाउस के 4 आउटलेट्स मुंबई में खुल चुके थे, और देखा जाए तो उन्होंने भी विराज के बिजनेस प्रॉफिट में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी करना शुरू कर दिया था। विराज और जानवी को उम्मीद थी कि ये आंकड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर यूं कहें कि उन्हें अपने बिजनेस में डिपिंग नहीं दिख रही थी, और इस वजह से वो दोनों चैन की सांस ले सकते थे। लेकिन जब तक 25 तारीख नहीं आएगी, उन्हें तब तक हर बिजनेस की मॉनिटरिंग करनी होगी, जो उन दोनों के लिए काफी हेक्टिक था, लेकिन जरूरी भी था। पिछले 8 महीने विराज के लिए अच्छे बीते थे, लेकिन काफी ज्यादा टायरिंग थे। जिस होटल को शुरू करने में विराज का पूरा ध्यान था, वो होटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस होटल को F&B और लिकर का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने तो फायर लाइसेंस भी नहीं दिया था। विराज ने खूब सारे चक्कर काटे, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया, और ऐसे में विराज अपने होटल का इनॉग्रेशन भी नहीं कर पाया था। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी जब विराज का काम नहीं हुआ, तब विराज ने ये काम हैदर को सौंपने का सोचा, लेकिन हैदर का फोन बंद आ रहा था। विराज के पास हैदर का कोई अता पता नहीं था, और ना ही हैदर की बेटी आयशा से कोई कांटेक्ट था।
वरना विराज को पता चल चुका होता कि हैदर को मरे हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं। खैर, विराज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कोई पंगे नहीं लेना चाहता था और ना ही विराज उन लोगों को घूस खिलाने में इंटरेस्टेड था। अगर विराज ने उन्हें पहले ही घूस खिलाई होती तो अब तक तो विराज का होटल 7वें आसमान पर होता। लेकिन विराज रिश्वत देने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं था। उसे ये मंजूर था कि भले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसे लाइसेंस देने में महीने, 2 महीने या 3 महीने ही क्यों ना लगा दे, लेकिन वो अपने इस नए बिजनेस की शुरुआत गलत काम से नहीं करना चाहता था। हालांकि विराज के इस होटल के शुरू ना होने से विराज की कंपनी पर, उसके बिजनेस पर और उसके असेट पर कोई असर नहीं होने वाला था। इसीलिए विराज होटल को लेकर पैनिक नहीं हो रहा था, लेकिन वो जल्दी से जल्दी ये चाहता था कि उसका ये बिजनेस भी शुरू हो जाए, जिससे विराज की कंपनी का असेट और भी ज्यादा बढ़ जाए और मुंबई शहर में द 3 मस्कीटियर्स का बोलबाला हो जाए। लेकिन इन सब में एक बात और थी जिसके बारे में आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। विराज ने सब कुछ जानवी, सनी और प्रखर में बांट दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि विराज अभी भी अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन करके ही चलने वाला था। अपने बिजनेस मैटर्स को अच्छे से संभालने के बाद विराज की पलटन 25 तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 15 तारीख को ही जिंदल परिवार की तरफ से विराज की पलटन को सैंड एंड ड्यून होटल में आने का इनविटेशन मिल गया था। जिंदल परिवार का इनविटेशन मिलने के बाद जानवी के शरीर में बटरफ्लाईज उड़ रही थी। जानवी टेंस्ड भी थी और एक्साइटेड भी, लेकिन विराज के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई शिकन नहीं थी। वो उस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार था, जहां वो सभी के सामने अपने बिजनेस की ताकत को रखने वाला था, स्पेशली शमशेर जिंदल के सामने। लेकिन विराज ये नहीं जानता था कि उस दिन के लिए उसका दुश्मन भी पूरी तरह से तैयार होकर बैठा था और जल्दी विराज के दुश्मन ने विराज की पलटन को करतब दिखाने शुरू कर दिए थे, जो विराज और जानवी के लिए शौक से भरपूर थे। 18 तारीख की रात को जब विराज गहरी नींद में सो रहा था, तब लगातार विराज का फोन बजे जा रहा था। पहले तो विराज को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, इसीलिए विराज ने फोन के बजने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब फोन लगातार 10 मिनट, 15 मिनट तक बजता रहा, तब विराज ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के दरवाजे बंद किए और अपनी आंखें खोली। जब विराज ने देखा कि आधी रात के 1 बजे उसे सनी की तरफ से कॉल आ रहा है, तो विराज थोड़ा चौंक गया था। जैसे ही विराज ने फोन उठाया, वैसे ही विराज के होश उड़ गए थे। क्या क्या कह रहे हो? कैसे? ये कैसे हो सकता है? मैं अब भी पहुंचता हूं। ये कहते हुए विराज तुरंत ही बिस्तर से उठा और कपड़े पहनकर गुलमोहर गार्डन से रवाना हो गया था। आखिर विराज कहां जा रहा था? सनी ने फोन पर ऐसा क्या कहा जिसे सुनने के बाद विराज के होश उड़ गए थे? आखिर माजरा क्या था? दरअसल रात को 12 बजे अचानक से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटीज ने मिलकर विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पर रेड मारी। उन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत ही घातक है और उससे कैंसर, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद करने जैसी बीमारियां हो सकती है। तुरंत ही FSSAI और SAI मौके पर पहुंचे और उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन सरकारी नियम के अनुसार जब तक आपके सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उस कंपनी को सील करना होगा। उनके सारे अकाउंट्स की बारीकी से जांच करनी होगी, सारे ट्रांजैक्शंस रोक दिए जाएंगे, सारे पेपरवर्क्स को परखा जाएगा और रिपोर्ट्स क्या आती हैं, उसके बाद ही FSSAI और SAI फैसला लेंगे। रिपोर्ट्स आने में 3 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है और महीना भी लग सकता है। सरकारी काम है, सरकार अपनी स्पीड से करती है। लेकिन अगर 25 तारीख से पहले रिपोर्ट नहीं आई, तो विराज 25 तारीख को अपने बिजनेस में विजॉन पेप्सी कोला कंपनी शो नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स विराज के हक में आनी चाहिए, वरना विराज की कंपनी बंद तो होगी, साथ ही साथ विराज को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता था। करीब रात के 1:30 बजे विराज
विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पहुंच गया था, लेकिन तब तक सरकारी अफसर अपना काम खत्म करके जा चुके थे। विजॉन पेप्सी कोला कंपनी को सील कर दिया था और विराज की पूरी पलटन बाहर खड़े होकर बस तमाशा देख रही थी। विराज के वहां पहुंचने पर जानवी तुरंत ही विराज के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। विराज के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि पिछले 1 साल से उसकी पेप्सी कोला कंपनी पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। कंपनी को शुरू करने से पहले FSSAI और SAI ने सब कुछ चेक किया था और मान्यता मिलने के बाद ही विराज ने पेप्सी कोला कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अब अचानक से FSSAI और SAI कहां से आ गई, वो भी जिंदल परिवार की कंडीशन से 1 हफ्ते पहले। क्या जिंदल परिवार के बूढ़े लोग फिर से अपनी कोई चाल चल रहे थे? विराज के मन में सवालों का गुब्बार आ गया था। गुस्से से विराज की आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। एक मन तो विराज का ऐसा किया कि वो अभी जिंदल परिवार पर हमला कर दे, लेकिन उस परिवार में उसके पिता शोभराज जिंदल भी थे और उसके दादा शमशेर जिंदल भी थे, जो इस राजनीति का हिस्सा नहीं थे। ऊपर से अगर विराज ने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो उसे इस मिशन से डिबार्ड कर दिया जाएगा। इससे सिर्फ विराज का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि जानवी की भी जिंदगी बीच सड़क पर आकर लटक जाएगी। और विराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने गुस्से को शांत करते हुए विराज ने अपने पेशेंस का हाथ थामा और तुरंत ही सभी को लेकर राणेजा बिल्डिंग पहुंच गया था। वैसे तो विराज को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को वो अब कैसे टैकल करे, लेकिन इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, जानवी ने बात शुरू करते हुए सीधा विराज पर निशाना लगाया। विराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नए नए बिजनेस पर इन्वेस्ट मत करो। आ गए ना हम FSSAI और SAI की नजर में। ये सरकारी लोग ऐसे ही करते हैं। अब इन्हें पैसा खिलाओ और तभी ये हमारी कंपनी हमें देंगे, वरना झूठे रिपोर्ट्स में हमें फंसा देंगे। अब आगे क्या करना है, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? तुम्हें क्या लगता है कि ये काम FSSAI और SAI का है? नहीं, ये काम उनका नहीं है, वो तो सिर्फ प्यादे हैं। इसके पीछे का मास्टरमाइंड तो कहीं छुप कर बैठा है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी, प्रखर और सनी पैनिक मोड में चले गए थे। क्या ये काम अनसीन आर्मी का है? क्या वो फिर से आ गई है? घबराते हुए जानवी ने विराज से पूछा। जानवी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अनसीन आर्मी कभी गई नहीं थी। शायद वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, सही मौके पर उन्होंने निशाना लगाया। कोई तो है जिसका दिमाग वाकई में तेज चल रहा है। जैसे ही विराज के मुंह से अनसीन आर्मी को लेकर कुछ शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी विराज पर भड़कते हुए बोली, विराज, तुम्हें ये सब क्या मजाक लग रहा है? तुम उनके दिमाग की तारीफ कर रहे हो। हमारा दिमाग कहां गया? हम हमारी कंपनी को नहीं बचा पाए। अब हम क्या करेंगे? अगर 25 तारीख से पहले हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो हम इसे बिजनेस कैटेगरी में शो नहीं कर पाएंगे। ना जमीन को, ना कंपनी के इन्वेस्टमेंट को, और ना ही कंपनी से होने वाले प्रॉफिट को। और अगर रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, जिससे हमारा सारा रेवेन्यू विजॉन कंपनी के फाइन में चला जाए। ओह गॉड, विराज, प्लीज प्लीज कुछ करो। ये बोलते हुए जानवी फिर से रोने लगी थी। जानवी को लग रहा था कि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। विराज के समीकरण क्या कहने वाले थे? क्या विराज सही सोच रहा था? अगर हाँ, तो अब विराज की चाल क्या होने वाली थी? क्या विराज अपनी इस कंपनी को छोड़कर अब बाकी कंपनियों को बचाने जाएगा? नताशा की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? आखिर नताशा इस चाल में कामयाब कैसे हो पाई? रिपोर्ट्स में क्या आने वाला था? क्या विराज और उसकी पलटन पर भारी मुसीबत आने वाली थी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM। जो कुछ भी विराज के सामने घटा, उससे विराज को सारा खेल समझ आ गया था और जानवी की बात सुनकर विराज के सारे समीकरण भी खुलने लगे थे। विराज को इसमें गहरी साजिश की बू आने लगी थी। जानवी की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा,
तुम लोगों को क्या लगता है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे? ये बोलते हुए विराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए विराज ने फिर से बोलना शुरू किया। ये किसी की सोची समझी साजिश है और वो जो कोई भी है वो अपने पहले पड़ाव में कामयाब हो गया है। हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस मामले में अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में अब बिजॉन पेप्सी कोला कंपनी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आएंगे और हमें उस मामले से निकलने के लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। तो अब हमें उस बारे में ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि अब दूसरी कंपनीज को कैसे बचाया जाए। हमें किसी भी हाल में हमारी दूसरी कंपनीज को अनसीन आर्मी की नजरों से बचाना होगा, क्योंकि अगर एक एक करके हमारे सारे बिजनेस बर्बाद होते गए तो हमें 25 तारीख का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर तो वो तारीख, वो मिशन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। विराज के चेहरे पर असीम शांति नजर आ रही थी। उसे किसी भी बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जानवी बहुत ही ज्यादा पैनिक दिखाई दे रही थी। लेकिन विराज, हम ऐसे कैसे हमारी पेप्सी कोला कंपनी को जाने दे सकते हैं? वो हमारी मेहनत है और हम गलत नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारे ऊपर लगने वाले सारे आरोप झूठे होंगे क्योंकि हमने कभी भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। हमें फंसाया जा रहा है। तो क्या हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं? विराज, हमें लड़ना होगा। हम हमारी मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं होने दे सकते हैं। आई थिंक कि हमें एक अच्छा लॉयर हायर करना चाहिए। ये बोलते हुए जानवी के चेहरे पर बेचैनी और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। जानवी, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम FSSI और SAI से लड़ाई कर सकते हैं? नहीं ना। ये सब एक गहरा षड्यंत्र है और हम इसके शिकार हो गए हैं। अब इस मैटर पर लड़कर और बहस करके कुछ भी नहीं होगा। अगर FSSI और SAI ने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं तो मतलब कुछ तो बात है। इतने सालों में कभी भी कुछ नहीं हुआ और अब अचानक से उनका आना, यानी एक बहुत बड़ा उलटफेर जो हमारे खिलाफ जाएगा। लॉयर क्या कर लेगा जब रिपोर्ट्स ही हमारे खिलाफ आएगी? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड हमारा दुश्मन भी यही चाहता है कि हम इसी तरह अपना समय बर्बाद करें, जिससे वो हमारे दूसरे बिजनेस पर धावा बोले। हमें हर हाल में अपने आप को और हमारे दूसरे बिजनेस को सिक्योर्ड करने की जरूरत है। समझ रहे हो तुम सब? विराज की टोन में सीरियसनेस दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं विराज सही भी बोल रहा था। विराज भाई, सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जानवी की बात पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। अगर कोई हमें फंसा रहा है तो सिक्योरिटी कैमरास ने जरूर कुछ तो कैप्चर किया ही होगा। ये खेल एक दिन का तो नहीं हो सकता है। मैं अभी जाकर सारा फुटेज चेक करता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। ये बोलते हुए सनी तुरंत ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गया था। सनी, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ये कांड किया है, ये खेल रचा है, तो वो इंसान बेवकूफ नहीं होगा। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी होगी। कोई भी इतना पागल नहीं होगा जो ये सब करने के बाद प्रूफ छोड़कर जाएगा। तो फुटेज एंड ऑल चेक करने का कोई फायदा नहीं है। विराज सनी से ये सब कहना चाहता था, लेकिन सनी ने विराज को ये कहने का मौका ही नहीं दिया था। इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, सनी वहां से निकल गया था। विराज, तुम्हें भी लगता है कि ये काम किसी अंदर के आदमी का है? क्या कोई है जो हमारे दुश्मन से मिला हुआ है और उनकी मदद कर रहा है? सनी के वहां से जाने के बाद तुरंत ही जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। सनी की बात सुनकर ही जानवी को एहसास हुआ कि ये काम किसी एक इंसान के बस का नहीं है। जरूर कोई है जो उनके दुश्मन के साथ मिला हुआ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस इंसान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही चालाक है और अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम हमारे एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करवाएं। इसीलिए ये सारी बातें छोड़कर अब हमें ये देखना चाहिए कि हम हमारे बचे हुए बिजनेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। समय बहुत कम है और मुझे लगता है कि हमें काम पर लग जाना चाहिए। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, हमारे उस होटल का भी काम नहीं हुआ ना? अब ये पेप्सी कोला कंपनी, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आखिर हम खतरे को देख क्यों नहीं पाए? हमने हर चीज को इतनी लाइटली क्यों लिया? अब हमारे पास बचा ही क्या है? विराज, वी आर रूइंड। ये बोलते हुए जानवी एक बार फिर से रोने लगी। जानवी की बात सुनकर
विराज भी सिचुएशंस के पैमाने को अब अच्छे से समझने लगा था। उसे भी समझ में आ गया था कि खतरा उनकी नाक के नीचे बैठा रहा, लेकिन वो उसे सूंघ भी नहीं पाए थे। लेकिन अब इस बात पर मंथन करने का समय नहीं था। समय बहुत कम था और विराज को अपने बाकी बचे बिजनेस को सिक्योर्ड करना था, जिससे वो 25 तारीख की तैयारी कर सके। लेकिन इसी के साथ साथ विराज को अपने पार्टनर्स को भी संभालना था, क्योंकि यहाँ पर जानवी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। जानवी, जानवी, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। हम अभी भी प्रॉफिट में बहुत आगे चल रहे हैं। होटल को तो वैसे भी हमने लिस्ट में शामिल नहीं किया था, तो उसका होना या ना होना डजंट मैटर। रही बात विजॉन पेप्सी कोला कंपनी की, तो उसके चले जाने से भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम बाकी के बचे बिजनेस से हर चीज कवर अप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये समय बिखरने का नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। भले ही विराज के मुंह से इतने सारे पॉजिटिव शब्द बाहर आ रहे थे, लेकिन असल में वो भी ये जानता था कि अब मुकाबला आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स उनके फेवर में नहीं आती है, जो कि नहीं आएंगी, तो उसके लिए उन्हें बहुत भारी पैसे चुकाने होंगे। शायद उसके बाद विराज की पलटन की गाड़ी बॉर्डर लाइन पर खड़ी होगी और एक भी ऊंच नीच होने से उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए पॉवर्टी लाइन में चली जाएगी। यही वजह है कि विराज जानवी को स्ट्रांग रहने के लिए कह रहा था, जिससे वो मिलकर इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाल सके। विराज की बात सुनने के बाद भले ही जानवी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला था, लेकिन अपना सर हिलाते हुए जानवी ने विराज को ये बता दिया था कि वो उसके साथ खड़ी है। प्रखर भी पूरी तरह से विराज के साथ था और सनी सबूत ढूंढने के लिए पहले से ही काम पर लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे असली मिशन की शुरुआत तो अभी हुई थी, लेकिन विराज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी। अब एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी के ऊपर ही विराज और जानवी की किस्मत टिकी हुई थी। द हिल्टन कॉफी हाउस के 4 आउटलेट से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हालांकि द हिल्टन कॉफी हाउस प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन उनकी लागत को अभी पूरी होने में 1 साल का समय लगने वाला था और अब विराज को भी वो आउटलेट्स अंदर ही अंदर खटकने लगे थे, क्योंकि उन 4 आउटलेट्स पर विराज की कंपनी 300 करोड़ रुपए का खर्चा कर चुकी थी। भले ही जानवी ने द हिल्टन कॉफी हाउस के बारे में बोलना अब बंद कर दिया था, लेकिन आज पहली बार विराज को ये एहसास हो रहा था कि उसे 8 महीने पहले जानवी की बात सुन लेनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। विराज को अब इन सबसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए विराज ने अपनी कंपनी द 3 मस्कीटियर्स के बिजनेस हेड को तुरंत ही ऑफिस आने का आदेश दे डाला था। साथ ही साथ एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी के बिजनेस हेड को भी जल्दी से जल्दी ऑफिस आने का हुक्म दे दिया था। जैसे ही वो सभी राणेजा बिल्डिंग पहुंचे, वैसे ही एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई थी। विराज की कंपनी के और सारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगाला जा रहा था। प्रॉफिट की हर बारीकी पर नजर रखी जा रही थी। इस समय विराज के लिए एक एक पैसा बहुत कीमती था, क्योंकि विराज अच्छे से जानता था कि उसे विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पर अच्छा खासा फाइन देना पड़ेगा, और उस फाइन के एक्सपेक्टेड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए विराज 10 गुना ज्यादा अपने असेट्स, लिक्विडिटी और प्रॉफिट को अलग करके चलने वाला था, जिससे विराज अपने मिशन को जीत सके और कुछ भी ऊंच नीच होने पर सही समय पर फैसला ले सके। साथ ही साथ विराज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ज्यादा सतर्क रहने का आदेश दे दिया था, जिससे विजॉन पेप्सी कोला कंपनी जैसे हादसे से बचा जा सके। फुल फ्लेज में प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग की शुरुआत हो गई थी। विराज को इस मिशन में सबसे ज्यादा फायदा एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से होने वाला था, क्योंकि उसकी जमीन की कीमत आसमान छू रही थी। ऊपर से सबसे ज्यादा फायदा भी विराज को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से ही मिल रहा था। अगर आप लोगों को याद हो, तो विराज ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की जमीन को 600 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि उस समय उस जमीन की मार्केट वैल्यू इतनी नहीं थी, लेकिन अब जब विराज ने उस जमीन पर जो एम्पायर खड़ा किया है, उससे विराज को जीतने के पूरे आसार थे। साथ ही साथ मारियो थॉमस ने विराज को मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी की जमीन गिफ्ट में दी थी,
जो पूरे 200 करोड़ की थी। यहाँ से भी विराज को गजब का फायदा हो रहा था, इसीलिए विराज को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फाइन को ध्यान में रखते हुए विराज किसी भी बात का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था। यही वजह थी कि विराज अपने प्रॉफिट के तकाजे को अच्छे से समझ रहा था और उसका पैनल इस काम में उसका पूरा साथ दे रहा था। मिस्टर विराज, द थ्री मस्कीटियर्स कंपनी इज डूइंग ग्रेट। मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है। मैंने हर तरीके से सिचुएशंस को मैप किया, चेंजेस किए, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। आप बिना किसी टेंशन के हर चीज कर सकते हैं, लेकिन विजॉन पेप्सी कोला कंपनी पर कितने का फाइन लग सकता है, ये शायद हमें इतना जल्दी पता नहीं चलेगा। अगर ये एक गहरी प्लॉटिंग है तो मुझे लगता है कि इसका डिसीजन 25 तारीख को ही आएगा, लेकिन हमें एक बार हमारे लॉयर से इस बारे में कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो थ्री मस्कीटियर्स कंपनी के बिजनेस हेड ने अपनी राय विराज के सामने रख दी थी। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी के बिजनेस हेड्स ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट विराज के सामने पेश की और उस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा था कि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से विराज को काफी फायदा मिल रहा था। मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी भी कम नहीं थी। ऐसे में विराज और उसकी पलटन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर विजॉन पेप्सी कोला कंपनी भी इस लिस्ट में होती तो विराज जिंदल परिवार के सामने 20 गुना ज्यादा बिजनेस दिखा पाता, क्योंकि वो पेप्सी कोला कंपनी चेरी ऑन द टॉपिंग का काम कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही विराज का दुश्मन अपने पहले पड़ाव में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके बाद भी विराज के बिजनेस पर उतना असर नहीं दिख रहा था और विराज और उसकी पलटन सुकून से सांस ले सकती थी। बिजनेस हेड्स के साथ हाई लेवल मीटिंग करने के बाद जानवी भी अच्छा महसूस कर रही थी। अब उसे भी लगने लगा था कि भले ही उनके रास्ते में एक प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी के साथ जानवी ने तय किया कि अब वो और उसकी पलटन एक हफ्ते तक इस डेकोरम को ऐसे ही मेंटेन करके चलेंगे और ज्यादा सावधानी से काम करेंगे, जिससे बार बार सिचुएशंस को फ्लक्चुएट होने का मौका नहीं मिले। अभी हाई लेवल मीटिंग खत्म ही हुई थी कि तभी विराज का फोन बजने लगा। जैसे ही विराज ने देखा कि कॉल सनी की तरफ से आ रहा है तो तुरंत ही विराज ने कॉल उठा लिया था। हालांकि जैसा सोचा था वही सुनने को मिला। फुटेज में कुछ भी सामने नहीं आया था। जब विजॉन पेप्सी कोला कंपनी में उस लड़के ने वारदात को अंजाम दिया था तब फुटेज टैंपर्ड आ रही थी। ये सुनकर विराज को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था, लेकिन सनी का कॉल रखने के बाद द गेम हैज बिगन कहते हुए विराज ने लड़ाई का बिगुल बजा दिया था। क्या नताशा जिंदल की पहली चाल से विराज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, या फिर इस खेल के असली मायनों से विराज की सोच अभी भी कोसों दूर थी? क्या नताशा जिंदल एक और हमला करने वाली थी? क्या विराज के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी? क्या विराज इन मुसीबतों का सामना कर पाएगा? 25 तारीख को क्या होने वाला था? इस कहानी में क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। विराज की पलटन अब शांत नजर आ रही थी, क्योंकि अपने दुश्मन की पहली चाल से उन पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। मामले को निपटाते निपटाते घड़ी में सुबह के 6 बज गए थे। चूंकि सभी की रात काली हो गई थी, इसीलिए सभी ने तय किया कि वो थोड़ी देर राणेजा बिल्डिंग में ही आराम फरमाएंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहां धुआं उठना तो लाजमी है। सुबह के 10 बजे जब विराज की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने तहलका मचा हुआ था। प्रिंट मीडिया, टीवी और डिजिटल मीडिया, हर तरफ बस विराज की पलटन छाई हुई थी। मसाला वाली खबर मिलते ही न्यूज चैनल्स ने विराज की पलटन पर धावा बोल दिया था। भले ही अभी तक कलेक्टेड सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद भी न्यूज वालों ने तो विराज की पलटन को गुनहगार साबित कर दिया था। अब चूंकि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी वाली खबर पूरे इंडिया में फैल गई थी, इसीलिए विराज की कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे आने लगे थे। साथ ही साथ लोगों ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। विराज की पलटन ने अनसीन आर्मी की पहली चाल से तो रिकवर कर लिया और साथ ही साथ आगे की स्ट्रैटेजी भी डिसाइड कर ली थी, क्योंकि उन्हें
अपने दुश्मन की पहली चाल से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इसीलिए उनका मेन मकसद अब आगे के बिजनेस को संभालना था। लेकिन उन्होंने मीडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मीडिया का टॉपिक तो उनके दिमाग से ही निकल गया था। अब जब ये खबर न्यूज चैनल और अखबारों में आई, तब विराज की पलटन एक बार फिर से गहरी मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही थी और एक बार फिर से जानवी पैनिक मोड में आ गई थी। विराज, अब क्या होगा? हमने मीडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं था और ये लोग हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? अब हम क्या करेंगे? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी ने ऑफिस में एंट्री ली और अंदर आते ही उसके चेहरे पर भी 12 बजे थे। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? तुरंत ही जानवी ने सनी के मूड को देखते हुए कहा। गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं? हर जगह बस हमारे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही है। अभी तक उन सैंपल्स के रिजल्ट भी नहीं आए, लेकिन जनता की नजर में हमें कल्प्रिट बना दिया गया है। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी है। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम खाने के प्रोडक्ट्स में भी कुछ मिलाते हैं। एफएसएसआई और एसएआई को उसकी भी जांच करनी चाहिए। कुछ तो अपना कैमरा और पता नहीं क्या क्या लेकर अंदर पहुंच गए हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। साला सब साइंटिस्ट बन रहे हैं। ये सब आखिर चल क्या रहा है? हम कब तक शांत बैठे रहेंगे? हमें एक्शन लेना। इससे पहले कि सनी अपनी बात खत्म कर पाता, विराज ने तुरंत ही बीच में टोकते हुए कहा, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तुम चाहते हो कि हम सब सड़क पर उतर जाएं और एफएसएसआई और एसएआई के खिलाफ नारेबाजी करें? उससे क्या होगा? क्या हमें पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी? क्या हमारे सर से ये इल्जाम मिट जाएगा? नहीं सनी, नहीं। रिजल्ट तो हमारी आंखों के सामने है। रिपोर्ट्स में भी हम कल्प्रिट से कहलाए जाएंगे। इसीलिए अब इन सब की आदत डाल लो। हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। और जानवी, हमें अनसीन आर्मी की चाल से रिकवर किया है। हमने आगे की स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन एक चाल के कई मायने होते हैं। हम एक चीज से बाहर आ सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज फिर से हमारा पीछा करेगी। हम नुकसान से तो बच गए, लेकिन बिजनेस के रेपुटेशन में मात खा गए। इसी के साथ विराज के कदम खिड़की की तरफ बढ़ने लगे थे और खिड़की के पास जाकर विराज सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों को निहारने लगा और देखते देखते पता नहीं कौन से ख्यालों में खो गया था। विराज ने सही कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं। लेकिन जानवी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मामला जानवी की लाइफ से जुड़ा था, इसीलिए उसका पैनिक करना बनता था। विराज, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अभी भी एक हफ्ता बचा है। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी नीचे आ जाएगा। अगर मीडिया इसी तरह हम पर इल्जाम लगाएगी तो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। और तुम्हें पता है कि एक एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ही है जो हमें बचा सकता है। अगर उसका चलना बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? विराज, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने इरिटेटिंग टोन में अपना मुंह खोला। कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी नीचे आ गए हैं। अभी अभी बिजनेस हेड से बात हुई है मेरी। मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन शुरू हो गया है और अभी वो ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन विराज भाई, कंपनी की रेपुटेशन का क्या? लोगों के भरोसे का क्या? अब हम पब्लिक का भरोसा कैसे जीतेंगे? क्या पब्लिक हम पर फिर से भरोसा कर पाएगी? विराज की बात सुनकर तुरंत ही सनी ने अपना मुंह खोला और विराज के सामने वो सवाल रख दिए थे जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब इसमें विराज की सोच क्या कहती है, आइए जरा पर्दा हटाते हैं। मैं भी अभी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। और जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है तो हमें हर चीज समय पर छोड़ देनी चाहिए। टाइम इज वेरी पावरफुल। अभी हमें पब्लिक के ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बात अगर उठी है तो दूर तक तो जाएगी ही जाएगी, भले ही हम कुछ भी करें। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अभी हमारा सारा ध्यान अपने बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होना चाहिए। पब्लिक हम पर भरोसा तभी कर पाएगी जब हमारे पास हमारा बिजनेस बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये समय अपने बिजनेस को बचाने का समय है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर कौन सी पब्लिक, कैसी पब्लिक? अगर हम हमारे बिजनेस बचा पाते हैं तो समय के साथ साथ लोग भी इस कांड को भूल जाएंगे। बिजनेस को रॉक ऑन करने के बहुत तरीके होते हैं, इसीलिए अभी उसकी गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ भी करके हम हमारे बिजनेस को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। 25 तारीख को अगर हम शर्त जीत गए तो उसके बाद अपने बिजनेस की रेपुटेशन के बारे में सोचेंगे।
क्योंकि उसके बाद हमारे सर पर किसी का भी काला साया नहीं होगा। हम हमारे मालिक होंगे। हमें किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे पता है कि मेरा जवाब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे खुद भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करें, समय का बिसात यही चाहता है। और जैसा समय चाहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। सिचुएशन अपने आप सुधरने लगेगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। हम मीडिया की आवाज को नहीं दबा सकते, हम पब्लिक को शांत नहीं करवा सकते, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम हमारी बात पब्लिक के सामने जरूर रख सकते हैं। उसके बाद ये पब्लिक का डिसीजन होगा कि उन्हें किसके साथ जाना है। अगर मुकद्दर ने हमारा साथ दिया तो ये बिजनेस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, हमें कम से कम लॉस झेलना होगा। सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, फिर से डिस्काउंट स्कीम्स लेकर आओ। ये 7 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विराज का ये भाषण विराज की पलटन के लिए एक पावर पैक परफॉर्मेंस था। विराज की बात में 100 आना सच्चाई दिख रही थी और उसकी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी। विराज की बात सुनकर प्रखर और सनी तुरंत ही एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ निकल पड़े थे, जिससे वो डिस्काउंट स्कीम्स के जरिए अपनी सेल्स को गिरने से बचा सके और बिजनेस की प्रॉफिट ग्रोथ पर उसका असर ना पड़े। दूसरी तरफ जानवी ने तुरंत ही अपनी टीम को कॉल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहा और सारे न्यूज चैनल्स को शाम को 5 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का इनविटेशन दे दिया। माहौल एक बार फिर से पूरी तरह से सेट नजर आ रहा था, क्योंकि विराज और उसकी पलटन के हौसले अभी भी पूरी तरह से बुलंद थे। शाम को ठीक 5 बजे विराज और जानवी ने राणेजा बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराज ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले को किसी की साजिश बताया और अपनी कंपनी पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। साथ ही साथ मीडिया और रिपोर्टर्स ने भी अपने तीखे सवाल से विराज पर हमला किया, लेकिन विराज ने बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल किया और शालीन अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए। एक समय पर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो कुछ भी हो रहा था उससे विराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराज कितना शांत था। दूसरी तरफ जानवी शांत रहने की कोशिश कर रही थी। जानवी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जरूर थी, लेकिन विराज ने जानवी को बोलने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि जानवी की आवाज में शिकन और डर दोनों नजर आ सकते थे और यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे विराज होने वाले नुकसान की स्पीड को थोड़ा कम कर सकता था। इसीलिए विराज किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पब्लिक के नजरिए से देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मीडिया की आंखों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जादू नहीं चल पाया था। मीडिया लगातार द थ्री मस्कीटियर्स को आरोपी साबित करने में लगी हुई थी। विराज और उसकी पूरी पलटन की नींद पूरी तरह से हराम हो गई थी। 4 दिन कैसे निकले, या फिर यूं कहें कि विराज की पलटन ने कैसे निकाले, ये सिर्फ वही जानते थे। इन 4 दिनों में विराज की पूरी पलटन सिक्योरिटी, ग्रोथ हैंडलिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट, सर्विस मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दे रही थी, जिससे आगे होने वाले किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। साथ ही साथ विराज की पलटन ने पब्लिक रिलेटेड डील्स पर ध्यान दिया। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में 1 साल बाद फिर से डिस्काउंट स्कीम को लाया गया, जिस पर मीडिया ने खूब सारे सवाल खड़े किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिस्काउंट स्कीम का असर नहीं पड़ा। जिन्हें शॉपिंग करनी थी उन्होंने खूब शॉपिंग की और इस मौके को भुनाया। जिन्हें मीडिया के गुण गाने थे और रिपोर्ट्स के आने का इंतजार करना था, उन्होंने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से दूरी बनाए रखी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मीडिया की हरकतों से विराज के बिजनेस पर असर नहीं पड़ा था। बिल्कुल पड़ा था। जहां विराज को हमेशा प्रॉफिट होता था, वहीं विराज को पिछले 4 दिनों में हर जगह से नुकसान ही हो रहा था। ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं आ रही थी, लेकिन विराज के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा था और उसका प्रॉफिट हर दिन नीचे आता जा रहा था। अब विराज और उसकी पलटन कुछ भी नहीं कर सकती थी। 3 दिन बाद काबिलियत दिखाने का दिन था और बस अब विराज और जानवी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो दिन आ जाए, इससे पहले कि उनका प्रॉफिट पूरी तरह से नीचे चला जाए। चौथे दिन रात के शामियाने में विराज ने भी ये महसूस किया
कि अगर आज उसकी ये पलटन उसके साथ नहीं होती तो विराज जिंदल परिवार की शर्त को पूरा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आज विराज जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों की वजह से था, जिन्होंने हमेशा विराज का हाथ थामा। भले ही विराज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में अब प्रॉफिट नीचे बढ़ता जा रहा था। हालांकि विराज को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि विराज के असेट और लिक्विडिटी उसे जिंदल परिवार के बॉर्डर लाइन पर लेकर जा रहे थे। लेकिन प्रॉफिट के मामले में विराज की गाड़ी नीचे खिसकते हुए नजर आ रही थी, जिससे विराज काफी डिप्रेस्ड और सैड था। जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे विराज को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या ये बेचैनी किसी अनहोनी के होने की दस्तक थी? क्या अनसीन आर्मी फिर से हमला करने वाली थी? विराज को भी नहीं पता था कि 3 दिन बाद क्या होगा। अगले दिन विराज ने अपनी पलटन के साथ लंच करने और पुराने दिनों को याद करने का प्रोग्राम बनाया। 3 दिन बाद जो कुछ भी हो, लेकिन विराज अपने दोस्तों का और जानवी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिनकी वजह से आज बात यहां तक आई थी। चूंकि विराज ने सभी को अगले दिन 12 बजे द फिशरमैन्स बार एंड रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा था, इसीलिए सभी लोग समय पर वहां पहुंच गए थे। जानवी आज बला की खूबसूरत लग रही थी। अगर आज बिजनेस की सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में होती तो विराज आज पक्का जानवी को प्रपोज कर चुका होता। लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इसीलिए विराज ने अपनी तड़कती फड़कती चिंगारी को शांत किया और वोडका के शॉट्स के साथ इस शानदार लंच का आगाज किया। क्या इस लंच पार्टी में विराज पूरी तरह से भावुक होने वाला था? क्या एक और बुरी खबर आने वाली थी? अब क्या होगा? क्या नताशा अपनी दूसरी चाल चलेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या विराज अपने बिजनेस को बचा पाएगा? क्या विराज को पता था कि ये लंच उसके दोस्तों के साथ उसका आखिरी लंच होगा? अगर हाँ, तो विराज अनसीन आर्मी से बचने की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहा था? आखिर विराज के दिमाग में क्या चल रहा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वोडका के 2 से 3 शॉट मारने के बाद विराज और उसकी पलटन हल्का हल्का टिप्सी महसूस कर रही थी और इसी के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। विराज ने सबसे पहले सनी का टॉपिक उठाया। यार सनी, तू कैसा था और कैसा हो गया? अभी वाली जिंदगी से खुश है या दिल्ली वाली उस आंटी की याद तड़पाती है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। यार विराज क्यों बार बार उस टॉपिक को लेकर आ रहा है? इट्स सो एम्बैरेसिंग। मेरी टांग खींचने के लिए मुझे यहां बुलाया है क्या? हालांकि सनी ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी बात सामने रखी, लेकिन उसकी टोन से यह साफ पता चल रहा था कि सनी किस माहौल से बाहर निकला था। लेकिन हाँ भाई, अगर तू नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। उसके लिए तुझे जितना थैंक्स कहूं उतना कम है। ये बोलते हुए सनी ने विराज का हाथ पकड़ लिया था और एक दूसरे से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। सनी के टॉपिक के बाद अब नंबर प्रखर का था। इस बार जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए प्रखर के मजे लिए। प्रखर, तुम हमारे साथ बोर तो नहीं हो रहे हो ना? तुम्हें जल्दी निकलना होगा ना? तुम्हें तो किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही होगी। तुम्हें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। जानू आओ ना, कहाँ रह गए? आई एम वेटिंग। और हाँ प्रखर, अभी मुझे अपने डैड के बिजनेस पर ध्यान देना है, इसलिए नो रिलेशनशिप, लेकिन हम साथ रह सकते हैं। व्हाट द हेक, क्या है ये? ये बोलते हुए जानवी, विराज और सनी सभी जोर जोर से हंसने लगे थे, लेकिन प्रखर के लिए ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। यहाँ बात युविका भंडारी की हो रही थी, जिसके साथ प्रखर भाई साहब का टाका भिड़ा हुआ था। अब जब प्यार की घंटी बज गई थी, तो भला प्रखर युविका के बारे में ये सब कैसे सुन सकता था? गाइस, उसे तो मैं शुरू से ही बहुत पसंद था, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि उसे डैड का बिजनेस करना है या फिर मुझे डेट। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा समय लिया और जब उसे समझ आया तो उसने मुझे चुना। अब हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी उसके पास चला जाऊंगा। जैसे ही प्रखर के मुंह से ये शब्द बाहर आए,
वैसे ही सभी और भी जोर से हंसने लगे थे। प्रखर ने सभी को बता दिया था कि युविका उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यारो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं युविका से कभी मिल ही नहीं पाता। ये सारा क्रेडिट जानवी को ही जाता है, जिसने मेरे लिए इतना किया। मैं ये लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कहते हुए प्रखर ने भी बता दिया था कि उसके लिए उसकी पलटन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पहले सनी का टॉपिक निकाला, फिर प्रखर का। इस बार सनी और प्रखर एक हो गए और उन दोनों ने विराज और जानवी पर निशाना लगाया। तुम दोनों का क्या सीन है बॉस? एक दूसरे को इतने साल से जानते हो, एक होने का विचार है या बस ऐसे ही रहना है? क्यों भाई विराज, शादी का लड्डू खाना है या फिर दूर से ही देखना है? जब जानवी ने ये सब सुना तो उसका चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि जानवी अपने दिल की बात अभी बयान नहीं करना चाहती थी। आप लोगों को याद होगा कि जानवी ने तय किया था कि जिंदल परिवार की उस शर्त को पूरा करने के बाद वो विराज से शादी के बारे में बात करने वाली थी। लेकिन अभी वो इस टॉपिक को बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसीलिए उसका मुंह तो खामोश रहा। लेकिन विराज चुप कैसे बैठ सकता था? वो तो आज फुल मजे के मूड में था। देख भाई, ऐसा है, शादी का लड्डू बहुत स्पेशल होता है। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है। जैसे ही विराज ने ये कहा, वैसे ही प्रखर ने एक और सवाल विराज के सामने रख दिया। तो क्या तू वो लड्डू खाएगा? इस बार विराज जवाब देने के मूड में नहीं था। बस विराज ने जानवी को देखा और एक आंख मार दी थी। जानवी के लिए अब चीजें आसान हो गई थी। बस अब उसे जल्दी से जल्दी विराज के उत्तराधिकारी बनने का इंतजार था और उसके बाद जानवी जिंदल परिवार की बहू बनने वाली थी। क्या बात है! जब ये ख्याल प्रखर और सनी के दिमाग में आया तो वो अपने हाथ से ही बैंड बजाने लगे थे और इसी के साथ माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया था। सभी को अपनी अपनी लाइफ बहुत परफेक्ट नजर आ रही थी। हंसी मजाक के साथ बातों का सिलसिला और दारू के पैग आगे बढ़ते गए। लंच भी आ गया और लंच करने के बाद जब डेजर्ट की बारी आई, तब विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कुछ ऐसे मीठे शब्द बाहर निकाले जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू ऑल। जब मैंने इस मिशन की शुरुआत की थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना दूर चला आऊंगा। पहले जिंदल परिवार का एक टेस्ट पार करना और उसके बाद इस मिशन का मिलना। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, लेकिन मुझे इतना पता है ये काबिलियत सिर्फ तुम लोगों की वजह से है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी इतना आगे नहीं आ पाता। और सबसे पहले मैं जानवी को थैंक्स कहूंगा, क्योंकि उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास इसका सहारा था। उसके बाद प्रखर मेरी लाइफ में आया और मुझे एहसास हुआ कि इसने मेरी जिंदगी में एक छोटे भाई की कमी पूरी कर दी। सनी, मेरा यारों का यार, इसके बहुत कर्जे मेरे ऊपर उधार है। उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं इसका सारा कर्जा उतार पाऊंगा। मुझे तो बिजनेस का बी भी नहीं पता था, लेकिन देखो, जब प्यार, दोस्ती और सहारा मिला तो वाकई में एक मैजिक क्रिएट होता है। भले ही कुछ पोटेंशियल लोग हमें तोड़ने की, हमारे बिजनेस को हड़पने की और हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारा याराना बहुत ही स्ट्रांग है और वो इन छोटी छोटी हरकतों से बहकने वाला नहीं है। 2 दिन बाद जजमेंट डे है। भले ही हम 3 साल में वो प्रॉफिट नहीं कलेक्ट कर पाए जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन 3 साल में जो हमने असेट और लिक्विडिटी बनाई, उससे मुझे पूरा यकीन है कि बात हमारे पक्ष में जाएगी और ये सब आप सभी की वजह से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रैंड रिलेशनशिप। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज की पलटन कुर्सी से उठी और चारों लोगों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। इस सीन को देखकर मुझे शोले फिल्म का वो गाना याद आ गया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जजमेंट डे से एक दिन पहले यानी 24 तारीख की शाम को FSSAI और SAI ने विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के कलेक्टेड सैंपल्स की रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की, जिसमें विराज की कंपनी को हेवी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने का दोषी पाया गया।
पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की अधिक मात्रा होने के कारण विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के लाइसेंस को विथ इमीडिएट इफेक्ट बार्ड कर दिया गया था। यानी अब विराज फिर से उस बिजनेस की शुरुआत कभी नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ विराज की कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। इस खबर ने विराज की पलटन के होश उड़ा दिए थे, लेकिन विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं आने वाले थे। अब विराज के पास अपने बचे हुए बिजनेस की डिटेलिंग करने और बाकी की चीजों को देखने का बहुत कम समय था। इसीलिए विराज ने अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने का फैसला किया। 24 तारीख की रात को विराज जल्दी सो गया था। अगले दिन 25 तारीख होटल सैंड एंड ड्यून सुबह 11 बजे। होटल सैंड एंड ड्यून को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आज जिंदल परिवार के सम्राट शमशेर जिंदल अपने अगले उत्तराधिकारी को अनाउंस करने वाले थे। ये होटल भी जिंदल परिवार का ही था, इसीलिए अरेंजमेंट कैसे करने हैं, स्टाफ को इस बात का पहले से ही आइडिया था। ज्यादा लोगों की भीड़ को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर रखा था। सिर्फ स्पेशल गेस्ट जिनके पास इनविटेशन था उन्हें ही कड़ी सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर आने दिया जा रहा था। मीडिया रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट पर किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। होटल का पूरा बैंक्वेट उन्हीं लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ जिंदल परिवार के लोग बैठने वाले थे, यानी विराज और उसकी पलटन को स्टेज के सामने बैठना था और समय आने पर अपनी काबिलियत जिंदल परिवार के सामने पेश करनी थी। विराज अपनी कंपनी और अपने बिजनेस से जुड़ी जो भी चीजें पेश करने वाला था, जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोग उसकी बारीकी से जांच करने वाले थे। उनकी हरी झंडी दिखाने के बाद वो विराज के उस बिजनेस को काउंट करने वाले थे और मिशन की कंडीशन से कंपेयर करके उसकी वैल्यू एनालाइज करने वाले थे। आज विराज और उसकी पलटन के लिए करो या मरो वाला दिन था क्योंकि अनसीन आर्मी का अटैक विराज के बिजनेस पर किसी स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा था। हालांकि गुलमोहर गार्डन से निकलने से पहले विराज के मन में खासी बेचैनी थी, लेकिन जब विराज को जानवी का साथ मिला तो वो बेचैनी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगी थी। कहीं ना कहीं विराज को पूरी उम्मीद थी कि उसका असेट उसे इस कंडीशन से निकाल लेगा। विराज और जानवी ठीक 11 बजे होटल सैंड एंड ड्यून पहुंच गए थे और बैंक्वेट हॉल में अपनी सीट पर बैठ चुके थे। जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की एंट्री भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी और वो स्टेज पर अपनी अपनी जगह ले चुके थे, लेकिन जिंदल परिवार के सम्राट यानी शमशेर जिंदल अभी तक नहीं आए थे। सभी को उन्हीं के आने का इंतजार था क्योंकि उनके आने के बाद ही जजमेंट डे की शुरुआत होने वाली थी। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद एक बूढ़े इंसान ने बैंक्वेट हॉल में एंट्री ली। शोभराज जिंदल के साथ साथ उनके पिता यानी विराज के दादा शमशेर जिंदल अपने हाथ में सोने की स्टिक लेकर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। शमशेर जिंदल को देखकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग रिस्पेक्ट देते हुए खड़े हो गए थे। ये पहली बार था जब विराज बहुत सालों के बाद शमशेर जिंदल को देख रहा था। विराज अपने दादाजी की शक्ल भूल गया था, लेकिन उन्हें देखकर उसे कुछ अपनापन सा लगा। उसने वो महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। विराज के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो ये दर्शा रही थी कि वो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश है, जैसे मानो उसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन शमशेर जिंदल ने अपने पोते को एक बार भी नहीं देखा था। उनके लिए एक खास सोफे का इंतजाम किया गया था, वो बस जाकर उस पर बैठ गए थे। विराज के पिता यानी शोभराज जिंदल शमशेर जिंदल के पास वाले सोफे पर बैठे थे और विराज को देखकर स्माइल के साथ शांत और काम रहने का इशारा कर रहे थे। बाप और बेटे के बीच इशारों में कुछ बातचीत हुई और इसी के साथ जजमेंट डे का भी आगाज हो गया था। रेस्पेक्टेड मिस्टर शमशेर जिंदल, मिस्टर शोभराज जिंदल and we all Jindal family welcome you all for coming in this important event where Mr. Shamsher Jindal is going to declare his next successor. This is going to be a very thrilling experience. So you all tie your knots and sit calm
जैसे ही एक बूढ़े इंसान के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। आज एक अनोखा खेल देखने को मिलने वाला था और किसकी जीत होती है और कौन बर्बाद होता है, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प था। एक तरफ वो बूढ़ा आदमी जिंदल परिवार के बारे में बातें कर रहा था और उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में समझा रहा था, तो दूसरी तरफ विराज की आंखें जिंदल फैमिली के हर बूढ़े इंसान को बारीकी से देख रही थी। नताशा जिंदल भी स्टेज पर मौजूद थी और उसके चेहरे पर भी एक शांत मुस्कान थी। विराज ने सभी को ध्यान से देखा, फेशियल एक्सप्रेशन चेक किए, बॉडी मूवमेंट्स पर नजर डाली, आंखों के इशारों को समझने की कोशिश की, लेकिन विराज को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। विराज आने वाली आंधी को देख नहीं पा रहा था और बस विराज का कॉन्फिडेंस पहली बार उसे लेकर डूबने वाला था। क्या विराज के कॉन्फिडेंस ने उसे डुबा दिया था? कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विराज आने वाली आंधी को नोटिस नहीं कर पा रहा था? क्या विराज को जजमेंट डे का जजमेंट भारी पड़ने वाला था? क्या विराज हारने वाला था? अगर हाँ, तो विराज की हार के पीछे का कारण कौन हो सकता था? वो लड़का, आखिर वो था कौन? और आज नताशा जिंदल अपनी आखिरी चाल क्या चलने वाली थी? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कौन बनेगा शमशेर जिंदल का अगला सक्सेसर? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विराज को बिजनेसमैन नहीं बल्कि मिल्खा सिंह जैसा एथलीट होना चाहिए था, क्योंकि इन्हें भागने का बहुत शौक है। बचपन में ये जिंदल परिवार को छोड़कर भाग गए थे। जैसे जैसे इनकी उम्र और अक्ल बढ़ी, वैसे वैसे उन्हें जिंदगी के असली पैमानों के बारे में पता चलने लगा और तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी ऐसे नहीं बिताई जा सकती। जिस नाम और शोहरत को वो पीछे छोड़कर गए थे, उन्हें उसका मलाल होने लगा था और उसे पाने की इच्छा फिर से उनके मन में उछाल मारने लगी। अपनी मुराद को हाथ में थामकर मिस्टर विराज जिंदल परिवार का ठप्पा पाने के लिए फिर से हमारे दरवाजे पर आ पहुंचे थे। अब चूंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा थे, हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें जिंदल परिवार का ठप्पा ऐसे ही दे दें। जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी की रेस में आने के लिए सबसे पहले इन्हें धनंजय ने एक टेस्ट दिया, जिसका रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा था और उसके बाद ही इन्हें उस अग्नि परीक्षा में शामिल किया गया, जिसका एनालिसिस आज हम आप सभी के सामने करने वाले हैं। अगर उस एनालिसिस में मिस्टर विराज जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की शर्तों पर खरे उतरते हैं, तो जिंदल परिवार का अगला सक्सेसर उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन अगर मिस्टर विराज शर्त हार जाते हैं, तो फिर कभी भी जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे और साथ ही साथ इनके पास जो भी असेट, लिक्विडिटी और प्रॉफिट होगा, वो जिंदल परिवार एक एनजीओ के नाम कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि आज का ये सेशन जिंदल परिवार के लिए और मिस्टर विराज के लिए आसान नहीं होने वाला है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जैसे ही जिंदल परिवार के स्पोक्स पर्सन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट में मौजूद सभी लोगों की आंखें विराज को घूरने लगी थी। कुछ लोग नफरत की नजरों से भी विराज को घूरे जा रहे थे, लेकिन विराज के चेहरे पर एक असीम मुस्कान थी, जैसे मानो स्पोक पर्सन ने जो कुछ भी कहा हो, उससे विराज को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या बात है, इसे कहते हैं असली एटीट्यूड। मिस्टर विराज, सेशन शुरू होने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जिंदल परिवार के स्पोक पर्सन ने शालीन अंदाज में कहा। जी मैं क्या कहूं? आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छे से दिया कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। मेरी तुलना इंडिया के महान एथलीट मिल्खा सिंह से की गई। वैसे अगर मैं एथलीट होता तो बिजनेस की दौड़ में मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजनेस झक मार के मेरे पीछे आता। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट में मौजूद सभी लोग खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। लेकिन स्टेज पर मौजूद जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों के चेहरे का रंग उतर गया था। इससे पहले कि जिंदल परिवार का स्पोक पर्सन कुछ बोलता,
विराज ने फिर से बोलना शुरू किया। दूसरी बात ये सच है कि मैं जिंदल परिवार को छोड़कर गया, लेकिन ये सच नहीं है कि मैं जिंदल परिवार के पास आया। जिंदल परिवार मेरे पास आया। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। जिंदल नाम के ठप्पे की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज की ये लड़ाई उस ठप्पे के लिए ही हो रही है। विराज की बात सुनकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोग बौखलाए हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें विराज के मुंह से इतना तड़कता भड़कता हुआ जवाब मिलेगा। लेकिन विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जानवी बहुत खुश लग रही थी। और क्यों ना होती, विराज ने ईंट का जवाब पत्थर से जो दिया था। मिस्टर विराज, हमें आपकी पर्सनल फीलिंग्स जानने का कोई शौक नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वी डोंट केयर। हम यहाँ पर 3 साल पहले जो आपको जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी बनने की कंडीशन दी थी, उसका एनालिसिस करने आए हैं। तो क्या हम मुद्दे की बात कर सकते हैं? जिंदल परिवार के एक बूढ़े इंसान ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए विराज को चुप कराने की कोशिश की। इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोलता, उस बूढ़े आदमी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अब जब मुद्दे की बात आ ही गई है तो यहाँ मौजूद हर किसी को पता ही होगा कि आपकी विजॉन पेप्सी कोला कंपनी ने मार्केट में क्या कारनामा किया है। उस खबर से पूरा जिंदल परिवार बहुत दुखी है। हम में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक इंसान अपने प्रॉफिट के फायदे के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। हम इस हरकत की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ जिंदल परिवार की कमेटी ने ये फैसला किया है कि अब हम 3 साल पहले के आपके कैपिटल को 10 गुना से नहीं बल्कि 15 गुना करते हुए आपके बिजनेस का एनालिसिस करेंगे। हमें ये नहीं पता कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के प्रॉफिट का पैसा आपने और ना जाने कितने बिजनेस पर लगाया होगा। हम इस मामले में आपको कोई चांस नहीं दे सकते हैं और यही एक फेयर डिसीजन है। मिस्टर शमशेर जिंदल भी कमेटी के फैसले के साथ हैं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी के चेहरे पर 12 बज गए थे। वाकई में ये गलत था, लेकिन चूंकि विराज की कंपनी पर एक बहुत बड़ा आरोप साबित हो गया था, इसीलिए किसी ना किसी तरह से विराज पर दबाव बनाया जा सकता था। क्योंकि उस लड़के की मदद से नताशा को ये पता चला था कि विराज का दिमाग बिजनेस और प्रॉफिट मेंटेन करने में बहुत तेज चलता है। इसीलिए नताशा ने भी एक कदम आगे चलते हुए इस चाल में भी विराज को पूरी तरह से ढेर कर दिया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी विराज के चेहरे पर शांत मुस्कान लटक रही थी। जी ठीक है, मैं जिंदल परिवार की कमेटी के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। जानवी का हाथ जोर से दबाते हुए विराज ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। विराज जानवी को बताना चाहता था कि भले ही कुछ भी हो जाए, वो उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। विराज नहीं चाहता था कि जानवी पैनिक करे, इसीलिए वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो फिर एनालिसिस शुरू किया जाए। मिस्टर विराज, आप 3 साल पहले की कैपिटल रिपोर्ट सबमिट करें और साथ ही साथ इन 3 सालों में आपने जो कुछ भी किया है उसकी ब्रीफ रिपोर्ट भी कमेटी को सबमिट करें, जिससे सही मायनों में हर चीज का एनालिसिस हो सके। दूसरी बात, हमारे पास आपके हर बिजनेस की असेट और प्रॉफिट रिपोर्ट है, जो बंद लिफाफे में हमारे सामने मौजूद है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले से ही हमारे पास हैं। हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। भले ही मामला 10 गुना से हटकर 15 गुना पर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी विराज को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी। इसीलिए अपना फैसला लेने में विराज को बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। जैसे ही जिंदल परिवार के स्पोक पर्सन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने 3 साल पहले की कैपिटल रिपोर्ट और 3 साल जो कुछ भी हुआ उसकी ब्रीफ रिपोर्ट कमेटी के सामने रख दी। कमेटी बारीकी के साथ विराज की हर गतिविधि को एनालिसिस करने में लगी थी। मिस्टर विराज, 3 साल पहले आपके पास कोई कैपिटल नहीं था, लेकिन आपके पास एक पार्टनर था और उस पार्टनर की मदद से आपने जिंदल परिवार की उस कंडीशन को एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि अगर आप कंडीशन पर खरे नहीं उतरे तो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर का भी नुकसान होगा। जानवी कपूर, आपकी पार्टनर, 3 साल पहले का कैपिटल 100 करोड़, यानी 3 साल बाद कंडीशन के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए 1500 करोड़ रुपए।
कमिटी आपको बोलने का मौका देती है, जिससे आप अपनी कंपनी और अपने बिजनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकें। हम आपकी बताई गई इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करेंगे और हमारे पास मौजूद सही आंकड़ों से मिलान करेंगे। जैसे जैसे आपके बिजनेस के सही आंकड़े मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी तरफ से आपको हरी झंडी मिलने लगेगी और आपके एसेट और आपके प्रॉफिट को काउंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर विराज के बिजनेस का एनालिसिस। जिंदल परिवार के एक बूढ़े इंसान ने अब खेल को 1-on-1 खेलने के लिए विराज को मैदान में आने का इनविटेशन दे डाला था और इसी के चलते विराज सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी कुर्सी से उठ गया था। और अब अगली आवाज आप सभी विराज के मुंह से सुनने वाले थे। मैं विराज जिंदल इस कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मेरी पार्टनर जानवी कपूर के पास 100 करोड़ रुपए का कैपिटल था। उसके बाद हमने एक नई कंपनी की शुरुआत की, द 3 मस्कीटियर्स। आज इस कंपनी के 4 पार्टनर्स हैं। अगर जानवी कपूर के कैपिटल की बात की जाए तो 3 साल पहले वो 100 करोड़ था और आज 3 साल बाद हर छोटे मोटे बिजनेस को देखते हुए वो 200 करोड़ पहुंच गया है। आप रिपोर्ट में सब कुछ देख सकते हैं। ये बोलने के बाद विराज ने ब्रेक लिया, जिससे कमिटी विराज की ब्रीफ रिपोर्ट में जानवी के बिजनेस का एनालिसिस करे। जल्दी ही कमिटी ने हरी झंडी दिखा दी और विराज की पलटन की कैपिटल में 200 करोड़ रुपए ऐड हो गए थे। लेकिन अभी भी विराज और जानवी को 1300 करोड़ रुपए की दूरी तय करनी थी। पिछले 3 साल में हमने कई नए बिजनेस की शुरुआत की। सबसे पहले मैं आपका ध्यान द हिल्टन्स कॉफी हाउस पर डालना चाहूंगा, जिसके मुंबई शहर में 4 आउटलेट्स हैं। सारे आउटलेट्स हमारे हैं। असेट्स और पिछले 7 महीनों का प्रॉफिट कुछ 200 करोड़ रुपए है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। विराज की बात सुनकर कमिटी फिर से इंफॉर्मेशन और जांच की गहराई में चली गई और इस बार भी कमिटी की तरफ से विराज को हरी झंडी मिली। यानी अब विराज की पलटन 1100 करोड़ रुपए पीछे थी। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे विराज को लग रहा था कि शायद वो इस कंडीशन के मुकाम को आसानी से पार कर जाएगा। इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा था। अब मैं आप सभी का ध्यान मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो मुंबई शहर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी है। यहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाया जाता है और सारे ट्रेनर्स अब्रॉड से हैं। मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर एक फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार भी है। जिंदल परिवार की कमिटी चाहे तो कभी भी इसका लुत्फ उठा सकती है। इसका असेट और प्रॉफिट कुछ 400 करोड़ रुपए है। विराज के इस नए बिजनेस को सुनकर शमशेर जिंदल की आंखें चौंक उठी थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि विराज मुंबई शहर को इतनी बड़ी सौगात दे सकता था। विराज के अचीवमेंट्स देखकर शमशेर जिंदल मन ही मन बहुत खुश थे। अब उन्हें लग रहा था कि विराज को उत्तराधिकारी बनाने का उनका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि शमशेर जिंदल ही थे जिन्होंने जिंदल परिवार के लोगों को विराज को ढूंढने पर मजबूर किया था। वो अलग बात है कि अभी विराज को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन शमशेर जिंदल की उम्मीदों पर विराज पूरी तरह से खरा उतरा था। कमेटी की तरफ से हरी झंडी मिलते ही शोभराज जिंदल भी खुशी से उछल पड़े थे। उनके बेटे ने बिजनेस की दुनिया में एक नया तहलका मचा दिया था और इससे सिर्फ जिंदल परिवार के 2 लोग खुश नजर आ रहे थे। लेकिन 700 करोड़ रुपए का खेल अभी भी बाकी था और विराज को पूरी उम्मीद थी कि वो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से पूरा हो जाएगा। मैं कमेटी को बताना चाहता हूं कि विजॉन पेप्सी कोला कंपनी हमारे बिजनेस की पहली शुरुआत थी, जिसे बहुत मेहनत से हमने शुरू किया था। उस बिजनेस में सिर्फ मेहनत थी, बेईमानी नहीं। लेकिन उसके बाद ठीक इस जजमेंट डे से 1 हफ्ते पहले हमारी फैक्ट्री पर रेड डाली गई। हमें झूठे आरोपों में फंसाया गया और हम पर अच्छा खासा फाइन लगाया गया। इससे मेरी कंपनी का आधे से ज्यादा प्रॉफिट यूं ही निकल गया। खैर, मैंने इस बात को आपके सामने यूं ही पेश किया। असल में मैं आप सभी का ध्यान मुंबई शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट कम बिजनेस प्लाजा एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जो करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस सुपरमार्केट में आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से लेकर साउथ अफ्रीका तक सारा इंपोर्टेड सामान आपको सिर्फ और सिर्फ एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में ही मिलेगा। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का सिर्फ असेट ही 400 करोड़ रुपए हैं और 3 साल में इसका प्रॉफिट कुछ
इससे पहले कि विराज एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट बताता, वो अचानक से ब्लैंक हो गया था, क्योंकि उस बंद लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट अमाउंट लिखा ही नहीं था। ये क्या मजाक है? आपको इस लिफाफे में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मेंशन ही नहीं है। क्या आप मुझे मेरे रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद देखिए एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन ने कितना प्रॉफिट कमाया है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी स्टंड रह गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा गया था। क्या विराज से कोई गलती हो गई थी जो विराज भी नहीं पहचान पाया था? आखिर उस लिफाफे में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा था? इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या नताशा जिंदल ने अपनी दूसरी चाल चल दी थी? और क्या 300 करोड़ रुपए से विराज की पलटन इस कंडीशन को हारने वाली थी? क्या थी नताशा जिंदल की चाल, और विराज की पलटन की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विराज की बात सुनकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आ गई थी। नताशा जिंदल के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान देखी जा सकती थी। क्या विराज पहले भी इसी मुस्कान की खोज में था जो उसकी आंखों से बचकर निकल गई थी? क्या अब विराज को अनहोनी के होने का एहसास होने लगा था? आखिर अब विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब चल क्या रहा है? मुझे जवाब देने के बजाय आप लोग हंस क्यों रहे हैं? जानवी भी पूरी तरह से ब्लैंक थी। इस माजरे को समझने में वो भी नाकामयाब रही। दूसरी तरफ जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की तरफ से विराज को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, और इससे विराज के सब्र का बांध टूटने लगा था। मिस्टर विराज, हम हंसे नहीं तो और क्या करें? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश किए हैं वो कितने पुराने हैं? जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने ये कहा, वैसे ही विराज ने भी बोलना शुरू किया। इससे क्या मतलब है कि कितने पुराने? 1 साल पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है, ये रिपोर्ट 2 दिन पुरानी है। हाँ, मैं मानता हूं कि पिछले 1 हफ्ते में हमारा प्रॉफिट नीचे आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रॉफिट किया ही नहीं है। आपने तो यहाँ हमारा प्रॉफिट ही खा लिया। मैं चाहता हूं कि आप आपके रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करें। आपको आपकी गलती जरूर मिलेगी। मिस्टर विराज, हमें लगता है कि आपको आपके रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक करने की जरूरत है। आपके पास आपके बिजनेस के 2 दिन पुराने रिकॉर्ड्स हैं। 2 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे ही विराज ने उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो शॉक्ड रह गया था। उसका इंट्यूशन एकदम सही था। विराज को एक गहरी साजिश का अंदाजा होने लगा था, लेकिन अभी भी विराज को समझ नहीं आया था कि आखिर माजरा क्या है। उसी तरह जब विराज ने जानवी की तरफ देखा तो वो भी पूरी तरह से ब्लैंक थी। दोनों ने एक दूसरे से इशारों में बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे रिजल्ट पता नहीं चलने वाला था। आखिर विराज ने जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों का ही दरवाजा खटखटाया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से आपने हमारे प्रॉफिट को गायब कर दिया। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है? विराज को इतना तो एहसास हो गया था कि जरूर कुछ कांड हुआ है, लेकिन उस कांड तक विराज पहुंच नहीं पा रहा था। विराज बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहा था। एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से प्रॉफिट निकालने के लिए विराज ने पूरे 2 साल मेहनत की थी, और जब इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो कमेटी वाले उस प्रॉफिट को ऐड नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों? मिस्टर विराज, हम आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि खेल तो कोई और आपके साथ खेल गया है। कल शाम को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का 600 करोड़ रुपए में सौदा हो गया है। अब एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन आपका नहीं रहा, वो अब मिस्टर विक्रम खैतान का हो गया है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कुछ ऐसा ही हाल जानवी का भी था। जानवी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। वो पूरी की पूरी नम पड़ गई थी। जिंदल परिवार के उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर विराज की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया
विराज की आंखें पूरे बैंक्वेट हॉल में घूमने लगी थी और किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स विराज को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। विराज ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन सामने से विराज को पता चला कि जिस शख्स को वो कॉल कर रहा है उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। इस सिचुएशन में अब विराज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि विराज ने किसे कॉल किया था? विराज की आंखें किसे ढूंढ रही थी? आइए जानते हैं। विराज का पजल्ड चेहरा देखकर जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों को बहुत मजा आ रहा था। अब अगर वाकई में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन बिक गया था तो इसका मतलब साफ था कि विराज जिंदल परिवार की ये कंडीशन हार गया है। और आपको तो पता ही है कि इसके क्या रिजल्ट्स होने वाले थे। यही सोच सोचकर विराज और जानवी के प्राण निकले जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अभी जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की बातें खत्म नहीं हुई थी। उनके लिए तो अभी एक्साइटमेंट शुरू हुआ था। मिस्टर विराज, हमारे पास में कल शाम हुए एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के सौदे के कॉन्ट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी है। हम चाहते हैं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देख लें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने ये कहा, वैसे ही जिंदल परिवार का स्पोक्स पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विराज के पास पहुंच गया था। जैसे ही विराज ने अपनी नजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर डाली, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को 600 करोड़ रुपए में विक्रम खैतान को बेच दिया गया था। लेकिन आखिर ये हरकत की किसने? कॉन्ट्रैक्ट के एंड में एक तरफ विक्रम खैतान के साइन थे तो दूसरी तरफ सनी के साइन नजर आ रहे थे। सनी के साइन देखकर विराज की दुनिया हिल गई थी। विराज का भरोसा हिल गया। विराज खुद भी हिल गया था। साफ पता चल रहा था कि विराज की हालत ठीक नहीं है। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तुरंत ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि मिस्टर विराज के पार्टनर सनी, जिनका पूरा नाम सनी ठाकुर है, उन्होंने कल शाम 6:30 बजे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का मिस्टर विक्रम खैतान के साथ सौदा किया। पूरे 600 करोड़ रुपए में उसकी नीलामी हुई और मिस्टर सनी ठाकुर ने अपने 60% शेयर्स भी मिस्टर खैतान के नाम पर कर दिए हैं। अब समझ में आया कि विराज की आंखें बैंक्वेट हॉल में किसे ढूंढ रही थी और विराज ने किसे कॉल किया था। अगर आप लोगों को याद है तो विराज ने करीब 10 महीने पहले एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के 60% शेयर्स सनी के नाम कर दिए थे और आज उसी सनी ने विराज को अच्छा करतब दिखा दिया था। दोस्ती के खेल में सबसे बड़ा विश्वासघात विराज के साथ ही हुआ था। लेकिन अब इस सब से फायदा क्या था? विराज जिंदल परिवार की कंडीशन भी हार गया था। उसे दोस्त से धोखा भी मिल गया था और साथ ही साथ वो जानवी और प्रखर की नजरों में भी नीचे गिरने वाला था। क्यों? क्योंकि विराज ने 60% शेयर्स सनी को देने वाली बात जानवी और प्रखर से छुपा कर रखी थी। यानी अब इतना तो साफ था कि विराज इस कांड के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराने वाला था और इसमें भी कोई शक नहीं कि विराज को अब जानवी के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। जब जानवी को एहसास हुआ कि उसके हाथ से अब सब कुछ निकल गया है तो पूरी तरह से उसके होश उड़ गए थे। तुरंत ही जानवी ने विराज के हाथ से उस कॉन्ट्रैक्ट को छीना और बारीकी से उस कॉन्ट्रैक्ट को घूरने लगी थी। अब जानवी की आंखों ने भी सच देख लिया था तो जानवी अपना सब कुछ हार कर बस कुर्सी पर बैठ गई थी। अभी तक उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर समझ आ रहा था कि वो अंदर से कितनी दुखी थी। 200 करोड़ रुपए की मालकिन अब रोड पर आने वाली थी। ये फीलिंग क्या होती है, इसे सिर्फ जानवी ही समझ सकती थी। जानवी फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहती थी, लेकिन वो दूसरों के सामने अपनी इस कमजोरी को नहीं ला सकती थी। इसीलिए जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बस मासूमियत से अपना चेहरा नीचे किए बैठी रही। जानवी को भरोसा नहीं हो रहा था कि विराज ने इतने समय से इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी, स्पेशली इस मौके पर जहां जानवी की लाइफ भी जिंदल परिवार की कंडीशन पर लटकी हुई थी।
जानवी के लिए ये बहुत ही डिप्रेसिंग था। इसी के साथ साथ अब जानवी को आगे बहुत कुछ झेलना भी था। अब वो ये सब कैसे झेलेगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या जानवी अब विराज पर कभी भरोसा कर पाएगी? क्या विराज और जानवी के प्यार में इस हादसे के बाद से ही डिफरेंसेस आए थे? क्या विराज और जानवी की शादी होगी? ये सवाल बस अब सवाल बनकर ही रह गए थे। लेकिन इस समय जिंदल परिवार के बूढ़े लोग विराज को जवाब देने के पूरे मूड में थे। दूसरी तरफ विराज अभी भी सनी को कॉल लगाए जा रहा था, लेकिन सनी का फोन लगातार बंद आ रहा था। अब विराज को क्या पता कि सनी तो आज सुबह 5 बजे ही चार्टर्ड प्लेन से मलेशिया के लिए निकल गया था। शायद अब तक तो सनी मलेशिया पहुंच भी गया होगा। जी हाँ, वो लड़का जिसने नताशा जिंदल से पोलो क्लब एंड रिसोर्ट में मुलाकात की थी, वो और कोई नहीं बल्कि सनी था। सनी ही था जिसने नताशा से हाथ मिलाया और विराज के बिजनेस की एक एक इंफॉर्मेशन समय समय पर पहुंचाई। सनी ने अपना खेल इतने शातिर तरीके से खेला कि उसके प्यार और दोस्ती की आड़ में विराज की पलटन धोखा खा गई थी। खुद सनी तो सारी मुसीबतों से निकल गया था, लेकिन अब विराज की पलटन पर मुसीबतों का गहरा बोझ आने वाला था। देखना यह होगा कि क्या विराज की पलटन इन मुसीबतों को संभाल पाएगी। मिस्टर विराज, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया होगा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे अगर आप लीगल केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस बिजनेस के 60% शेयर्स आपने सनी ठाकुर के नाम कर रखे थे और सिर्फ 40% शेयर्स आपकी दूसरी पार्टनर मिस जानवी कपूर के नाम थे। ऐसे में प्राइमरी होल्डर के पास पूरा हक होता है कि वो उस बिजनेस के अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं, और आपके पार्टनर ने वही किया। अब आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ना तो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का असेट अब आपका है और ना ही उसका कोई प्रॉफिट। हमें उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि हमने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का प्रॉफिट मेंशन क्यों नहीं किया। वैसे अगर आप चाहें तो अपने दोस्त और अपने पार्टनर पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस कर सकते हैं, और आपके पास कोई और बिजनेस है तो उसकी लिस्टिंग भी दे सकते हैं। जिंदल परिवार के बूढ़े लोग ये बताते हुए अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। विराज के हाथ से अब ये खेल निकल चुका था। अब तो बस मातम मनाने का समय था, क्योंकि विराज फिर से पॉवर्टी की तरफ बढ़ने वाला था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ जानवी भी मौजूद थी। अब देखना यह होगा कि विराज इस गहरी मुसीबत से अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाता है। जानवी का क्या होगा? भाई साहब, इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। जी नहीं, हमारे पास इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं है और मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूं। आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी विराज का टेम्पर लूज नहीं हुआ। उसके चेहरे पर असीम शांति का माहौल था। या तो विराज का दिमाग खराब हो गया था, या फिर विराज कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हम सभी को बताना चाहते हैं कि जिंदल परिवार ने मिस्टर विराज और उनकी पार्टनर मिस जानवी कपूर को जो कंडीशन दी थी, उसमें उनकी पूरे 700 करोड़ रुपए से हार हुई है। कंडीशन के हिसाब से अब मिस्टर विराज जिंदल परिवार के उत्तराधिकारी कभी भी नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ मिस्टर विराज और मिस जानवी को अपना सारा बिजनेस, जैसे मैट्रिक्स मॉल, राणेजा बिल्डिंग, द हिल्टन्स कॉफी हाउस और मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी का सारा असेट और प्रॉफिट एक एनजीओ में देना होगा। इसके लिए जिंदल परिवार की कमेटी आपको 2 दिन का समय देती है। 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने सारे बिजनेस खाली करने होंगे। इसी के साथ अब हम बिजनेस के बादशाह मिस्टर शमशेर जिंदल को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, जिससे आज वो सभी के सामने अपने नेक्स्ट सक्सेसर का ऐलान करे। जैसे ही जिंदल परिवार के एक बूढ़े आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे बैंक्वेट हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगी थी। लेकिन विराज और जानवी के दिल में तो अपनी जिंदगी के बिखरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जहां एक तरफ शमशेर जिंदल अपने अगले सक्सेसर को अनाउंस करने वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ
विराज और जानवी अपने सपनों को स्टेज पर टूटता हुआ देखने वाले थे। शमशेर जिंदल और शोभराज जिंदल की तरफ से हमें कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या विराज को हारने का शमशेर जिंदल को अफसोस होगा? क्या शमशेर जिंदल को भी लगता है कि विराज बिजनेस की दुनिया में किसी काम का नहीं है? क्या विराज के लिए उनके ख्याल अब बदल जाएंगे? शोभराज जिंदल अपने बेटे के बारे में क्या सोचेंगे? क्या उन्हें भी अपने बेटे पर गुस्सा आएगा? क्या शमशेर जिंदल अपने अगले सक्सेसर का अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर यहां पर भी एक गहरा ट्विस्ट आने वाला है? क्या जानवी पॉवर्टी की दुनिया में रह पाएगी? क्या इस कांड के बाद से जानवी और विराज की दुनिया बहुत अलग हो जाएगी? लॉटरी का चक्कर और कोरियर कंपनी में काम करने का चक्कर कब आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।